शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह, लेकर आपके पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। जी हां, आज हम देश की राजधानी दिल्ली से भी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई है और बैठक को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में आज हो सकती है सीएम के नाम की घोषणा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महायुति के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र लौट चुके हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में आज हो सकती है सीएम के नाम की घोषणा। और महायुति के नेता गृह मंत्री से मुलाकात कर मुंबई लौट चुके हैं। हालांकि इसी बीच अपडेट ये भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। आज भी बैठक होने वाली थी, हालांकि बैठक जो है वो स्थगित हो गई है। एकनाथ शिंदे अपने गांव गए हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में आज हो सकती है सीएम के नाम की घोषणा। महायुति के नेता गृह मंत्री से मुलाकात कर मुंबई लौट चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीते दिन देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे तीनों यहां पर दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। और हमने देखा कि किस तरीके से आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह से अकेले में बातचीत करते भी नजर आए। हालांकि इसके बाद तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि महायुति के जो नेता दिल्ली आए थे मुलाकात के लिए, वो मुलाकात करके मुंबई वापस लौट चुके हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे भुवनेश्वर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले वो सुनवाते हैं। अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे। वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है, पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई, यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की। और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ।
और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरी हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं, और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं, और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को राजनीतिक विचार को हक होता है, और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। लोकतंत्र की, संविधान की मर्यादाओं में रह करके अपने विचार को प्रकट भी करते हैं। और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। तो भुवनेश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हुए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आपको बता दें कि देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र से, जहां हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को मिली महाजीत के बाद से सीएम की कुर्सी को लेकर मंथन अपने चरम पर है। और एक के बाद एक जहां कई नामों पर चर्चा हो रही है, तो वही सीएम के मुद्दे को लेकर कल देर रात दिल्ली में महायुति के तीनों
नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और लगभग 2.5 घंटे चले इस बैठक में सीएम के चेहरे को लेकर खास चर्चा हुई और इसके साथ ही महायुति के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार आज देर शाम तक महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और अब सवाल खड़े होते हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर केंद्र में मंत्री बनकर आएंगे। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए चर्चा के लिए चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीएम की रेस में बीजेपी का फेस सामने आ रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से 2 दिन पहले यहां पर एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये साफ किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री होता है तो मेरा पूरा समर्थन होगा, पीएम मोदी का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। इसके बाद ये कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आया कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हालांकि बीती रात एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस साथ ही कई नेता दिल्ली पहुंचे और यहां पर महायुति की देर रात तक बैठक चली, लगभग 2.5 घंटे बैठक चली। इस बैठक में एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से आधे घंटे तक अकेले में उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा था या फिर किसी मंत्रिमंडल को लेकर खास चर्चा हो रही थी। तमाम कयासों के बीच सीएम को लेकर जो नाम का सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि इस रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीषा जोशी भी जुड़ गई है, हमारे संवाददाता। मनीषा, आपके पास इस मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अब तो विपक्षी भी हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि लगातार जहां पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है तो फिर सीएम के नाम के चेहरे को लेकर सस्पेंस क्यों बरकरार है, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? आपको बता दें कि कल रात ही जो है महायुति की जो बैठक है दिल्ली में हुई है, उस बैठक में जो है सीएम के चेहरे के लिए जो है देवेंद्र फडणवीस पर तो मोहर लग चुकी है। 99% जो है मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना ने जो है 12 मंत्री पद की जो है मांगे की है और एनसीपी के खाते में जो है 9 मंत्री पद की जो है जाने वाले। और इसके साथ ही अगर भाजपा की बात करें तो 22 जो है मंत्री पद जो है भाजपा को मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम फेस के लिए जो है देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरे पर है जो मुहर लग चुकी है अभी फिलहाल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे है, उन्होंने जो बताया है वो जो फैसला हुआ है महायुति का जो है कल दिल्ली में हुआ है, उसके लेकर जो है 2 दिन बाद जो है पूरी तरह से जो है निर्णय सामने आएगा। जो घोषणा है जो सीएम के फेस की वो की जाएगी। और इसके साथ ही 2 से 5 तारीख के बीच में जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह की बात तो कही जा रही है, लेकिन सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है। मनीषा, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर भारी बहुमत मिलने के बाद भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है, अब तो विपक्ष भी हमलावर है। हमने देखा कि किस तरीके से अब प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यहाँ पर अगर भारी बहुमत मिला है तो सस्पेंस किस बात की है, क्या एक है तो सेफ है, सिर्फ नारा है? अगर एक हैं आप तो क्यों नहीं चेहरे की घोषणा कर रहे हैं और इतनी देरी किस बात की? तो वही सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार तो बहुत कम समय में हमने बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी। इससे पहले देखा जाए तो बहुत ज्यादा समय लिया जाता था। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं या फिर किसी और चीज का इंतजार है? नहीं, देखिए, कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस बनेंगे। मैं भी ऐसा मानता हूँ और मैं तो शुरू से मान रहा हूँ। चुनाव के वोटिंग से 10 दिन पहले जिस दिन अमित शाह जी ने ये घोषणा कर दी थी
कि अभी हम शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो तीनों ये लोग बैठ के तय करेंगे। उसी दिन तय हो गया था जी। क्योंकि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो बड़े निराश और हतोत्साहित थे। ये मैसेज हाईकमांड को मिल गया था भाजपा की और उसीलिए उनको ये कदम आके उठाना पड़ा। अब देखिए 3 दल हैं, अब एक सिटिंग भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन सब के बीच में बहुत सारा एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो शिंदे जी तो कल यहाँ आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि मैं सीएम की मैं नहीं हूँ रेस में और जो हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है और जो मोदी और पीएम तय करेंगे वो हमें मंजूर है। तो बीजेपी का बनेगा ये इशू तो क्लियर हो गया। वैसे भी फडणवीस जी को इसलिए भी बनना था कि उन्होंने मोदी अमित शाह के कहने पर एक बार ना नुकुर किए बिना मुख्यमंत्री होते हुए इतना ह्यूमिलेशन, लोग जैसे राजनीति में बोल रहे हैं साहब शिंदे साहब कैसे बनेंगे, वो बने कि नहीं फडणवीस। और उन्होंने 2.5 साल तक एक बार ऐसा आभास नहीं होने दिया कि वो डिप्टी सीएम नहीं है बल्कि सीएम है, या वो नाराज होकर के काम कर रहे हैं। तो ये राजनीति में ये कोई इश्यू नहीं है। अब कल उनके जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं मैं समझता हूं उन पे एक डिस्कशन होके सेटलमेंट हो चुका होगा। अब बात आई कि भाई घोषणा क्यों नहीं हो रही है। देखिए हर पार्टी का संविधान का एक तरीका है जी। और वो तरीका ये है कि इनकी जो विधानसभा के एमएलएज हैं उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ऑब्जर्वर जाएंगे, ऑब्जर्वर सबसे बात करेंगे चाहे वो खाना पूर्ति हो कुछ भी हो, लेकिन सभी पार्टियां यही करती हैं। उसके बाद वो नाम का अनुमोदन करेंगे, फिर वो नाम की घोषणा वहां जो ऑब्जर्वर आए हैं वो डिक्लेयर कर देंगे और चूंकि सब चीजें पहले से सेटल हैं तो वो सेटल हो जाएगी। अब ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट होगा कि बिना एमएलएज की मीटिंग के और आप अपना सीएम घोषित कर दीजिए। फिर विपक्ष कहेगा कि देखिए वहां तो तानाशाही है, एक आदमी तय करता है, एमएलए से पूछा तक नहीं गया। तो अब जो देरी है उसका कारण ये है कि मैं समझता हूं कल या परसों में 2 तारीख का हम सुन रहे हैं कि 2 दिसंबर के लिए बुक किया है इन्होंने स्टेडियम। तो ये कल या परसों में इनके जो पर्यवेक्षक हैं ऑब्जर्वर भाजपा के केंद्र से वो आ जाएंगे, उनकी मीटिंग हो जाएगी, वहां नाम का चयन होके घोषणा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक जो प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की, जो फॉर्मेट होती है उसके तहत कहीं ना कहीं नाम की घोषणा होगी। हालांकि अंदर इनसाइड स्टोरी ये बताती है कि नाम पर मुहर लग चुकी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। सभी मेहमान जुड़े हुए। सुरेंद्र जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रोसेस अभी बाकी है, हालांकि इनसाइड स्टोरी ये है कि नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि एक है तो नेक है का नारा तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एकता नहीं है और शायद यही वजह है कि आप सीएम के चेहरे को लेकर अभी तक घोषणा आपके द्वारा नहीं की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए उनके पास और कहने को क्या है, अब जब तक सीएम का इलेक्शन नहीं होता और वो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। और वो तो चाहते हैं कि इनके बीच में लड़ाई बनती रहे, आपस में टकराव बना रहे तो उनको फायदा होगा। देखिए क्या है कि जैसे लोग कह रहे थे भाई शिंदे साहब नाराज होकर घर चले गए हैं और शिंदे साहब ने कहा वो ज्वाइन नहीं करेंगे, बाहर से समर्थन देंगे। जो राजनीति को समझते हैं तो वो शिंदे जी भी समझते हैं, जैसे हम अपना हिसाब लगाते हैं ऐसे सभी नेता भी लगाते हैं कि शिंदे जी को ये मालूम है कि वो अभी तक उभाटा को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर पाए हैं। उनकी 20 सीटें हैं, विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं को मिली है, उसमें भी 10 मुंबई में है। महानगर पालिका के भी यहाँ के चुनाव होने हैं मुंबई के। तो अगर वो सत्ता से बाहर रहते हैं और बाहर से समर्थन देते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी बात है, और ये कि वो नाराज हो गए हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो सीएम रहे तो डिप्टी सीएम कैसे बने? यानी कि ये पूरी तरीके से राजनीति है। हालांकि उस बीच उनके जो तमाम नेता हैं शिंदे गुट के, वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही केंद्र में नहीं आएंगे लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो संभालते नजर आएंगे। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो भी विपक्षी द्वारा की जा रही है, हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा अपनी बातें रखी जा रही है। और सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इंडी ब्लॉक के नेताओं के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला है। हालांकि हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली है और इसका कारण ये था कि इंडी ब्लॉक के सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। इस समारोह में केवल हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अभी तय नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार झारखंड मंत्रिमंडल में 11 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही किया जाएगा। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो और इंडी ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों के बीच इस बार मंत्रिमंडल गठन में मतभेद थे, जिसके कारण शपथ ग्रहण समारोह में केवल मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल की घोषणा होगी और राज्य में शासन चलाने के लिए टीम का गठन किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम सीधा लिए चलते हैं आपको झारखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश खत्री। मुकेश, जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली, हालांकि चुनाव सबने मिलकर लड़ा और यहाँ पर जब महागठबंधन की सरकार बनते नजर आए तो सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ मुकेश खत्री जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने ली, अब इस पर विपक्ष जो है वो महाराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी को, महायुति को घेरने का काम कर रही है कि एक है तो सेफ है, लेकिन ये एक नहीं है। झारखंड में क्या दिख रहा है? अगर इनके यहाँ एकता है तो फिर सब मिलकर क्यों नहीं, मंत्रिमंडल पूरी टीम जो है वो क्यों नहीं शपथ ली, सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों? देखिए, बिल्कुल दिव्या, आपने सही सवाल किया है कि यहाँ एकजुटता की बात अगर होती है तो एकजुटता दिखने को जरूर दिखा है इंडी गठबंधन का, कि वहां पर ममता बनर्जी भी आई थी, केजरीवाल जी भी आए हुए थे और साथ में राहुल गांधी और सब दिखे। लेकिन बात है कि अगर एकजुटता है तो फिर आरजेडी के मंत्री क्यों नहीं नाम घोषणा हुआ, या फिर कांग्रेस से मंत्री का घोषणा क्यों नहीं हुआ? एक सवाल तो ये बनता है। ऐसे में दिव्या बता कि झारखंड में जो अभी फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 5-1 का फॉर्मूला तय हुआ है, मतलब 5 विधायकों पर 1 मंत्रिमंडल। ऐसे में 16 कांग्रेस के पास है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 जो है कांग्रेस के बनेंगे, 6 जो है वो जेएमएम से बनेंगे और 1 जो है आरजेडी को मिलेगा। इस तरह से 11 हो गए और सीएम 12 हो गए। तो ये माना जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला ये तय हो गया। लेकिन अभी क्या है कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक अभी हो नहीं पाई है और विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया है। तो मामला यहाँ भी फंसा हुआ है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि सीनेटी के हिसाब से कांग्रेस में अभी मतभेद काफी बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले नेता बने हुए थे, जो मंत्री रहे थे, वो मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि इस बार जो है वो पेच कांग्रेस की ओर से ये थोड़ा फंसा हुआ है। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से 1 सीट की जो है कंफर्मेशन मिल गया है और सुरेश पासवान जी के नाम की बातें हो गई है। लेकिन इसके लिए अभी ठीक है मुकेश, ठीक है मुकेश, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज है और जल्द ही झारखंड में भी घोषणा की जा सकती है। इसी के साथ सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।